बात सी है, ठीक है। अगर बीजेपी ने ये सब कुछ किया है तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्या किया है? आपके पास कुछ काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं थी, आप भी तो मैदान में थे। तो मैं विपक्ष के द्वारा कहे जाने वाले किसी भी इस तरह के काउंटर को अब सीरियसली लेना मैंने बंद कर दिया है एज ए पत्रकार। मैं नहीं समझ पाता हूं इस तरह की बातें क्यों करते हैं वो। ऐसा लगता है 50 साल पहले की या 70 साल पहले की बात कर रहे हो। आप 2026 के अंदर हैं और आप अपने आप को अभी तक ढाल नहीं पाए हैं कि आपको राजनीति कैसे करनी है और कैसे चुनाव जीतना है। तो अभी जो 8% वोटर की बात हो रही है या 7% वोटर की बात हो रही है, जिसके बारे में भास्कर बता रहे थे, हम वहीं पे वापस जा रहे हैं। और ये वही क्लास है जिस हम पश्चिम बंगाल का, जिसे हम बिजनेसमैन क्लास कहते हैं या इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, जो अलग अलग तबकों से आता है। और वो इस बार जो है ममता बनर्जी को छोड़कर उस तरफ चला गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह के पिक्चर शेयर किए। उन्होंने कहा कि वोट तो फूल को डाला है, लेकिन 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन से फूल को वोट डाला है। तो ये अपने आप में एक संदेश था पश्चिम बंगाल के लिए, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दिल्ली से दूर जितने भी राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या गोवा हो या पंजाब का वो एरिया हो, जो जम्मू कश्मीर हो, जो कभी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे या भारत से दूर मानते थे, और वो अपने अलग तरीके से राजनीति करते चले आ रहे हैं और दिल्ली के साथ में सिर्फ गठबंधन की सरकार चलाते थे। आज उन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से जोड़ दिया है और देश का हिस्सा साबित कर दिया है कि ये देश के ही हिस्से हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी पार्टी भी वहां पर रहेगी। इसीलिए आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ, बाहरी शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो बाहरी नारा आया कि ये बाहर के लोग हैं और ये आके यहाँ लूट लेंगे, आपको ऐसा सब खराब कर देंगे, आपकी अस्मिता को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन लोगों ने प्रदेश से उठकर देश को माना कि हम इसी देश के नागरिक हैं और हम कोई बाहर का नहीं है, सब इसी यहीं के हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। और मैं इसी सवाल के साथ में किशोर नाइक जी आपके पास आऊंगा कि अक्सर ये बातें देखी गई है, फिर चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, साउथ की बात कर ले, गोवा का भी जिक्र हुआ या दूसरे कुछ ऐसे राज्य है, वहां हमेशा बीजेपी को बाहरी के तौर पर ही देखा जाता है। आप खुद गोवा से आते हैं और एक बात जो एक कही कि जो बीजेपी जिस नैरेटिव के साथ चलती है, चीजों को बदलते हुए आगे बढ़ती है, और गोवा में भी उसी तरह से चीजों को बदला। 2012 से लेकर अब तक सत्ता में है, तो आप भी जान रहे हैं कि कांग्रेस को वो किस तरह से एक छीना झपटी वाली कहानी भी जो है यहां पर रही है। तो ये जो एक स्थिति बनी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका जो अनुभव है वो कैसे इस चीज को समझता है? किशोर नाइक जी, आपका ऑडियो म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कीजिएगा। हाँ नमस्कार, आवाज सुनाई दे रहा है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले तो अजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से ये पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक बात हमें समझनी चाहिए कि टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में, वो 2011 से वहां पे पावर में है, यानी ऑलमोस्ट 15 इयर्स टीएमसी का टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है। और पिछले 10 साल तक जिस तरह बीजेपी वहां पे काम कर रही है, जिस तरह बीजेपी ने अपना संगठन वहां पे शुरू करके जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रेटजी वाइज ये इलेक्शंस को लड़ा है, सो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कोई भी बताए कि ये अपना मशीन का जादू है, या अभी आपने जो एक मैसेज भेजा है कि विपक्ष हैरान हो गए रिजल्ट से, ये हैरानी की कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे विपक्ष जो है एक टीएमसी छोड़ के उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को, बीजेपी के संघर्ष को, बीजेपी के काम को काउंटर करने के लिए ऐसा क्या किया है जिससे वो कहना चाहते हैं कि उनकी ही सरकार 2026 में कंटिन्यू रहनी चाहिए। अभी गोवा के बारे में आपने जो पूछा, जो अजय शर्मा जी ने बताया कि जो अलग अलग प्रदेश हैं, जो प्रदेश कई बार खुद की आइडेंटिटी से पहचाने जाते थे, उन प्रदेशों को बीजेपी ने दिल्ली से जोड़ा है। ये बात तो सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, हमारे नेशनलिज्म के लिए ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपना पॉलिटिक्स रख के जिस तरह से कल्चरली
पेनेट्रेशन कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में। अभी आप गोवा में ही देखो, गोवा में जिस तरह से अभी जो रिलीजियस यहाँ पे जो अभी बातें चल रही है गोवा में, सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से जिस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, वो टोटली कल्चरल और रिलीजियस पेनिट्रेशन है। हर एक प्रदेश का यहाँ पे एक स्पेशल आइडेंटिटी है, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, हर एक प्रदेश का एक अलग पहचान है और वो अलग पहचान यहाँ पे रहनी चाहिए। बिकॉज वी आर इनटू फेडरल सिस्टम, यस वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। उसके बारे में किसी को भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि उन प्रदेशों के आइडेंटिटी को खत्म करके उस प्रदेश को हिंदू या हिंदू स्टेट करके और हिंदू नेशन करके उस प्रदेश में पेनेट्रेट करना, ये बात मुझे लगता है कि इसी बात से ये संघर्ष अलग अलग राज्यों में शुरू हुआ है और इसी बात का मुझे डर है कि ये बातें ऐसी तौर पर नहीं जानी चाहिए जिस तौर में हमारा नेशनल इंटीग्रेशन और हमारा यूनिटी किशोर नायक जी, बीजेपी तो साफ साफ कहती है ना, आ सकता है। किशोर नायक जी, बीजेपी ने तो साफ साफ कहा है कि हम जो हिंदू और हिंदुत्व के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं और उसी को वो आगे लेकर हर राज्य में की बात करें वो आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी हमें देखने को मिली थी, यही स्थिति वो सब थी। और गोवा के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो अब अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों में ये चीजें और ज्यादा इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई है। सनातन की बात अब लगातार की जा रही है। गंगा आरती हम गंगा किनारे देखते थे, अब जो है समंदर किनारे जो है वो आरती शुरू हुई है। तो ये तो बीजेपी का पहले दिन से ही एजेंडा रहा है ना। नहीं, बिल्कुल सही। एक देश एक भाषा, एक देश एक वेश, एक देश, हर एक बातों को, हर एक चीजों को एक देश से जोड़ के जिस तरह से पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये पॉलिटिक्स हमारे फेडरल सिस्टम के लिए बहुत ही धोखादायक बन सकता है। और इसीलिए हमें फेडरल सिस्टम को भी संभालना चाहिए क्योंकि हर एक प्रदेश की एक अलग सी पहचान है और वो अलग पहचान उस प्रदेश की रहनी चाहिए। अभी रिलीजियस पैटर्न से बीजेपी ने जिस तरह से आपने बताया सनातन धर्म का जो प्रचार चल रहा है, बीजेपी ने क्या किया है, हमारे अजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से ये उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इलेक्शन कैसे जीतने चाहिए, ये उनका टोटली अलग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहता है और राज्य कैसे चलाना चाहिए वो उनका टोटली अलग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहता है। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि विपक्ष अभी तक पहचान नहीं रहे कि बाबा बीजेपी को कैसे टैकल करे, उनके स्ट्रेटजी को काउंटर स्ट्रेटजी करने के लिए। साहब ये बात तो विपक्ष भी खुद मानता है, इस बात को स्वीकार करता है कि जैसे क्रिकेट में रन मशीन है ना विराट कोहली, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी जीत की मशीन है। चुनाव कहीं पर भी हो वो आप तीन तिकड़म जो भी कह लें कि वो अंत में काम आता है और जीत की तरफ वो बढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के सवाल उठाए जाते सर कि जैसे पश्चिम बंगाल में डर की राजनीति तो करने की कोशिश की गई थी ममता बनर्जी की भी तरफ से और एक समुदाय को टारगेट करते हुए सीधे उनको आकृष्ट करते हुए कहा गया कि अगर टीएमसी गई तो फिर आपके सामने मुश्किलें होंगी। यानी कि डर की राजनीति तो दिखाई जाती है, असर ये है कि किसका डर ज्यादा बिक जाता है। अंत में सवाल उसी जगह पर खड़ा होता है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, भास्कर भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने जिक्र किया खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर सबका ज़्यादा फोकस है। हम तमिलनाडु की बात करेंगे, केरलम की भी बात करेंगे और पुदुचेरी को भी भूलेंगे नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर ही मेरा भी सवाल है भास्कर जी से। उन्होंने कहा कि जो 7-8% वोट का मार्जिन है ये एक बड़ा अंतर होता है और कई बार गेम पलट भी देता है क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम है। कुछ सीटें ऐसे जहां पर 800 वोटों के अंतर से प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो इस बार का मुद्दा है, चाहे SIR की बात हो या डर के माहौल की बात हो जो भास्कर भाई कर रहे थे, चुनाव किसी एक फैक्टर पर तो होता नहीं भास्कर भाई, चुनाव के कई फैक्टर होते हैं। हाँ, हम ये आकलन कर सकते हैं कि कौन फैक्टर सबसे ज़्यादा काम किया। आपको पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे ज़्यादा क्या आपको लग रहा है कि SIR के मामले ने ज़्यादा प्रभाव डाला? क्योंकि हमने देखा कि जैसे अभी बाहरी बनाम स्थानीय की अगर जिक्र हो रहा था तो राष्ट्रीय टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की है और जब हम कोलकाता पहुँचे तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे अपनी लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, वोट डालने के लिए। वो काम मजदूरी का कर रहे हैं लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर कर आते हैं इसलिए ताकि वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले लें। ये बदलाव क्या कहता है?
तो मैं इस बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे दिल्ली में मैं खुद मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी हूँ, एयरबीएनबी रन करता हूँ, और यहाँ मेरी जो स्टाफ है, ऑन ग्राउंड स्टाफ, ये यहाँ से वेस्ट बंगाल, पूरी कॉलोनी और पूरे इलाके के लोग वेस्ट बंगाल गए इसलिए कि उन्हें वहां वोट देना है, जो मेरे लिए मतलब कंप्लीटली समझ से बाहर की चीज थी कि जहां जिन लोगों की एक मंथली इनकम लगभग 15,000 के रेंज में है, वो लोग अराउंड महीने में 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहे हैं कि उन्हें वोट देने जाना है। इतना ज्यादा शिद्दत शायद ही मैंने किसी दूसरे स्टेट के लोगों के बीच में देखा है। ये तो हुई पहली बात, जहां मैं वोटिंग के प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए वोटर्स की राय आपके सामने रख रहा हूं।